अक्षर, मैजिक ऑफ वर्ड्स। नमस्ते दोस्तों, आज की किताब है इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप। इसे लिखा है अनुज धर जी ने। अनुज धर ने नेताजी की मृत्यु के रहस्य पर गहन शोध किया है और प्रयत्न करते हैं कि नेताजी को आज की पीढ़ी भूल न जाए। इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप में अनुज धर ने नेताजी से संबंधित इतने तथ्य लिखे हैं जिन सबको तो इस छोटे से वीडियो में बता पाना मुश्किल है, पर मैं इस किताब के मुख्य बिंदु ज़रूर आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज वो मुख्य कारण थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ भारत छोड़ कर गए। सुभाष चंद्र बोस वो इंसान थे जिन्होंने गांधी से कहा था कि आपकी भारत को आज़ादी दिलवाने की योजना फर्जी अर्थात गोलमाल है। जब नेताजी से पूछा जाता कि नाज़ी जर्मनी की मदद क्यों ली, तो वो कहते थे कि ये गलत लग सकता है, पर भारत की आज़ादी सर्वोपरि है और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। तो उनकी मृत्यु के इस रहस्य की शुरुआत होती है राजा हबीबुर रहमान से। राजा हबीबुर रहमान कप्तान थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के और उनकी फ़ौज हार जाती है जापानियों से बर्मा में। वो इसे अंग्रेज़ों की हार मानते हैं। उन्हें मेजर मोहन सिंह और मेजर इवाइची फुजिवारा आज़ाद हिंद फौज में आमंत्रित करते हैं और वो जल्द ही नेताजी के विश्वसनीय एडीसी भी बन जाते हैं। हबीबुर रहमान उस समय के बारे में बताते हैं कि 13 अगस्त 1945 को जापान जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने के बाद हार स्वीकार करता है, तो उस समय वो नेताजी के साथ सिंगापुर में थे। 14 अगस्त को नेताजी एक बैठक करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब भारतीयों को पता चलेगा कि आज़ाद हिंद फौज ने भारत के लिए क्या क्या किया है, तो सब भारतीय एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में जुट जाएंगे। 16 अगस्त को नेताजी बैंकॉक पहुंचते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल सबूरो इसोदा से मिलकर आज़ाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण और भविष्य के बारे में बात करते हैं। 17 अगस्त को वो साइगॉन पहुंचते हैं जहां लेफ्टिनेंट कर्नल टाडा उन्हें बताते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में उनके पास कोई आदेश नहीं है। नेताजी को बताया जाता है कि उन्हें टोक्यो जाना होगा, परंतु हार के बाद जापान को कोई भी हवाई जहाज़ उड़ाने से पहले अलाइड पावर्स की आज्ञा लेनी पड़ती थी, तो वो नेताजी और अन्य लोगों के लिए अलग से हवाई जहाज़ उपलब्ध नहीं करवा सकते थे। एक मित्सुबिशी K-21 बॉम्बर जो टोक्यो जा रहा था, उसमें 2 स्थान उपलब्ध करवाए गए। नेताजी ने अपने साथ जाने के लिए हबीबुर रहमान को चुना। लेफ्टिनेंट जनरल शिदई भी उसी प्लेन पर सवार थे। विमान शाम 7 बजे टुरेन पहुंचता है। अगली सुबह फिर उड़ान भरता है और 2 बजे मत्सुयामा ताइपे पहुंचता है। 2:30 बजे जहाज़ फिर उड़ता है और अचानक एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। जहाज़ धरती की ओर गोता लगाता है। लेफ्टिनेंट जनरल शिदई का सर टकरा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जहाज़ के दरवाजे पर आग लगी हुई है। नेताजी के सर में भी चोट लगी है और उनके कपड़ों पर पेट्रोल लगा है और वो लड़खड़ाते हुए जहाज़ से बाहर निकलते हैं। रहमान उनके पीछे निकलते हैं। नेताजी के कपड़ों में आग लग जाती है। रहमान उनकी शर्ट उतारते हैं और देखते हैं कि उनको काफ़ी चोट लगी है। नेताजी रहमान से पूछते हैं कि क्या रहमान ठीक हैं? वे कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि वे नहीं बचेंगे और भारतीयों को संदेश देना कि नेताजी आखिर तक लड़े। 3 बजे उन्हें पास के नानमोन चिकित्सालय ले जाया गया। वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर कैप्टन योशिमी थे। नेताजी का इलाज डॉक्टर सुरुता तोयोशी ने किया। नेताजी की मृत्यु रात 9 बजे होती है। उस समय वहाँ डॉक्टर कैप्टन योशिमी और रहमान होते हैं। नेताजी का शरीर
ताबूत में रखा जाता है, पर ताबूत के लिए बॉम्बर विमान में जगह अपर्याप्त थी, तो उनका अंतिम संस्कार 19 अगस्त को किया गया। उनके पार्थिव शरीर की फ़ोटो ली जाती है, पर चेहरे की नहीं, क्योंकि रहमान के अनुसार वो बहुत विकृत हो गया था। अगले दिन रहमान नेताजी की अस्थियां एक लकड़ी के कलश में इकट्ठी करते हैं। 5 सितंबर को आखिरकार रहमान उस कलश के साथ टोक्यो पहुंचते हैं और 8 सितंबर को वो कलश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख S.A. अय्यर और मुंगा राममूर्ति को सौंप देते हैं, जो कि बाद में जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी जाती हैं। नेताजी की मृत्यु का समाचार जापान द्वारा 23 अगस्त को प्रसारित किया जाता है। ये था विमान दुर्घटना के बारे में हबीबुर रहमान का विवरण। अब भारत के लिए नेताजी की मौत का रहस्य 29 अगस्त को आरंभ होता है, जब एक अमेरिकी पत्रकार अल्फ्रेड कहते हैं कि उन्होंने 4 दिन पहले नेताजी को साइगोन में जीवित देखा था। 30 अगस्त को लॉर्ड माउंटबैटन अलाइड पावर्स के टोक्यो मुख्यालय से नेताजी की मृत्यु की खबर की पुष्टि करने को कहते हैं और रहमान को भारत लाकर पूछताछ करने के आदेश देते हैं। अमेरिका की एजेंसी CIC और ब्रिटिश एजेंसी CSDIC इस मामले में जांच प्रारंभ करते हैं। IB के फिलिप फिनी को उनके जासूस बताते हैं कि नेताजी मंचूरिया जाना चाहते थे और रूसियों से संपर्क करना चाहते थे। वे ये भी बताते हैं कि नेताजी के पास 4 बक्से थे सोने से भरे हुए। अब यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। दिसंबर में CSDIC हबीबुर रहमान को दिल्ली से अपने कस्टडी में लेती हैं। रहमान ने जो बात CIC और CSDIC को बताई, उन दोनों में अंतर है। CIC को वो कहते हैं कि नेताजी जहाज से बाहर कैसे आए इसकी जानकारी रहमान को नहीं है। रहमान ने उन्हें जहाज के बाहर पड़े हुए देखा था। वे ये भी कहते हैं कि नेताजी के रूस जाने के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। IB के फिनी ने कर्नल नोनोगाकी, जो कि उसी बॉम्बर जहाज में सवार थे, उनसे छानबीन में मालूम किया कि जनरल शेदई और मेजर ताकीजावा की जहाज़ में मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर तोयोशी ने उन्हें बताया कि नेताजी का अस्पताल में उपचार उन्होंने किया और नेताजी की मृत्यु शाम 7 बजे हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र भी उन्होंने बनाया। परंतु 3 महीने बाद डॉक्टर कैप्टन योशीमी, जो कि हांगकांग जेल में थे, उन्होंने कबूला कि नेताजी उनके उपचाराधीन थे। उनकी मृत्यु रात 11 बजे हुई और उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर योशीमी ने यह भी कहा कि मेजर ताकीजावा अस्पताल पहुंचने पर जीवित थे और उनकी मृत्यु कुछ दिन उपरांत हुई थी। मई 1971 में S.A. अय्यर नेताजी की अस्थियों के बारे में जानकारी लेने जापान जाते हैं। विदेश सचिव सुबिमल दत्त जब S.A. अय्यर द्वारा दिए गए पत्र पढ़ रहे थे तो उन्हें रहमान का उल्लेख दिखा, जिसमें लिखा था कि नेताजी जनरल शेदई के साथ रूस पहुंचने के लिए मंचूरिया जाने की योजना बना रहे थे। 3 दिसंबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू ने शाह नवाज खान, जो कि कभी आज़ाद हिंद फौज में थे, उनके नेतृत्व में एक जांच समिति की गठन की घोषणा की। रहमान उस समिति को अपना बयान देने के लिए आखिरी बार भारत आए, परंतु कर्नल हबीबुर रहमान, कर्नल नोनोगाकी और कैप्टन नाकामारू तीनों के बयानों में बहुत अंतर था। हवाई जहाज़ कितनी देर मत्सुयामा में रुका, उसकी ऊंचाई, कौन और कैसे बाहर आया, इन सब प्रश्नों के सब अलग अलग उत्तर दे रहे थे। नेताजी के मित्र और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य मुथु रामलिंगम तेवर ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी का नाम किसी युद्ध अपराधी सूची में तो नहीं था। 3 अगस्त 1956 को शाह नवाज समिति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी गई। उसका निष्कर्ष था कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई और उनकी अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में हैं। परंतु ये समिति अपनी रिपोर्ट देने से पहले एक बार भी ताइवान नहीं गई,
जहां ये विमान दुर्घटना होने की पुष्टि इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है। नवंबर 1964 में भारत के पूर्व राजनीतिज्ञ डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा अपने व्यक्तिगत खोज पर ताइवान जाते हैं और नेताजी की मृत्यु के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। एक पूर्व दमकल कर्मचारी उन्हें बताता है कि अगस्त 1945 में वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी, अपितु एक विमान दुर्घटना अक्टूबर 1944 में अवश्य हुई थी। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और रसायन विज्ञान के प्राध्यापक समर गुहा ने अपने पहले लोकसभा के भाषण में संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी की तस्वीर की अनुपस्थिति के बारे में बोला। 1972 में एक नई समिति गठित की गई नेताजी की मृत्यु के बारे में जानने के लिए, और उसके अध्यक्ष थे जस्टिस जीडी खोसला, जो कि पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। जस्टिस खोसला 1973 में ताइपे गए। समर गुहा और सुनील गुप्ता वहीं थे और उन्होंने 7 लोगों से पूछताछ की। एक अभियंता ने बताया कि 1945 में वहाँ कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, अपितु अक्टूबर 1944 में ज़रूर एक विमान हादसा हुआ था। नेताजी के नाम का कोई मृत्यु और अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानी सिपाही के नाम का प्रमाण पत्र अवश्य मिला, जिसे नेताजी का बताया गया और कहा गया कि गोपनीयता के कारण ऐसा किया गया है। परंतु नेताजी की अगर मृत्यु हो चुकी थी और जापान ने कुछ दिनों पश्चात इसकी घोषणा भी कर दी थी, तो गोपनीयता का क्या अर्थ था? खोसला रिपोर्ट सितंबर 1974 में पेश की गई। उसमें कहा गया कि जापानी भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। विपक्ष के नेता और समर गुहा इस बात पर बेहद नाराज़ हुए कि नेताजी का इस रिपोर्ट में बहुत गलत चित्रण किया गया था। 23 जनवरी 1978 को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सेंट्रल हॉल में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का अनावरण किया। ये भी समर गुहा के ही परिश्रम का नतीजा था। फिर सितंबर 1985 में फैज़ाबाद में एक साधु की मृत्यु की खबर आई। उनके अनुयायी उन्हें नेताजी मानते थे। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु इसे स्वीकार करने का अर्थ था कि नेताजी की मृत्यु के बारे में जो भी सरकारी वक्तव्य है उसे स्वीकृति देना। नेताजी के हितैषी और अनुयायी दोनों ही इस बात से व्यथित होकर फिर नेताजी की मृत्यु के सत्य को जानने के लिए न्यायालय जाते हैं। अगस्त 1997 में मुलायम सिंह यादव नेताजी की अस्थियों को रनकोजी मंदिर से भारत लाने का प्रस्ताव रखते हैं और फिर से उनके अनुयायी न्यायालय जाते हैं। उन सब के दबाव में एक नई समिति गठित होती है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश M.K. मुखर्जी करते हैं। 2002 में ताइपे के मेयर के कार्यालय से ये सूचना आती है कि ताइपे शहर के अभिलेखागार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। जस्टिस मुखर्जी 2005 में ताइवान जाते हैं। वो वहाँ अंतिम संस्कार की पंजिका की जांच करने पर पाते हैं कि नेताजी या जनरल शिदई या मेजर ताकीजावा या उस विमान के चालक के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है। इचिरो ओकुरा का नाम उस पंजिका में ज़रूर था, परंतु उसकी जन्मतिथि और मृत्यु का कारण सुभाष बोस से अलग था। जस्टिस मुखर्जी सितंबर 2005 में रूस भी गए, परंतु उनके अभिलेखागार में सुभाष बोस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जस्टिस मुखर्जी KGB के रिकॉर्ड्स नहीं जांच पाए क्योंकि उसकी अनुमति उन्हें नहीं मिली। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नेताजी की मृत्यु ताइपे के विमान हादसे में नहीं हुई थी, परंतु वे रूस गए या नहीं इसका कोई प्रमाण उन्हें नहीं मिला है। उनकी रिपोर्ट संसद ने ये कहकर खारिज कर दी कि इसका निष्कर्ष पहली की 2 रिपोर्ट से भिन्न है। फैज़ाबाद के साधु को उनके अनुयायी भगवान जी बुलाते थे, पर दिल में मानते थे कि वे नेताजी हैं।
वो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, उनका चेहरा छुपा के रखते थे और अपने अनुयायियों को उनके बारे में औरों से बात करने की अनुमति नहीं देते थे। वे साधु रूस और जर्मनी में रहने की बातें बताते थे। उनके पास किताबों का एक बड़ा संकलन था जिसमें शेक्सपियर, वुडहाउस, होमर, गुलिवर ट्रैवल्स, रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम्स मैगजीन प्रमुख थे। उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1985 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद गुमनामी बाबा के नाम से उन्हें जाना गया। उनकी मृत्यु के बाद जब उनके सामान की सूची तैयार की गई तो उसमें बोस परिवार की बहुत सारी तस्वीरें भी मिली, प्रमुखता से सुभाष बोस के माता पिता की तस्वीरें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अतिरिक्त निदेशक BL कपूर अपनी मार्च 2002 की रिपोर्ट में कहते हैं कि सुभाष बोस और गुमनामी बाबा की लिखावट में विशेष समानताएं हैं, जो कि तभी होता है जब समान व्यक्ति उन्हें लिखता है। जब सवाल आता कि नेताजी सामने क्यों नहीं आए, अगर वो गुमनामी बाबा ही थे, तो उनके अनुयायी बताते हैं कि नेताजी कहते थे कि अभी समय सही नहीं है, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में था और उनके पास कुछ ऐसे राज थे जिनके कारण उनका सामने आना कठिन था। अनुज धर अपनी किताब में इस ओर भी इशारा करते हैं कि शायद सत्ता के हस्तांतरण की शर्तों में कोई ऐसी शर्त हो जिसके कारण नेताजी बाहर नहीं आए। आज़ाद हिंद फौज का खजाना आज भी लापता है। एक बार ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जस्टिस PB चक्रवर्ती को कहा था कि वो भारत गांधी नहीं, नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज के कारण छोड़कर गए थे। इस किताब में नेताजी से संबंधित और भी बहुत सारे रहस्यों की जानकारी है। इस किताब को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऐसी और भी किताबों के सारांश के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इस सारांश में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपका आभार।